ठीक है, देखो बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन का हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। पहला डायमेंशन हमने ऑलरेडी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। दूसरा टॉपिक है हमारा एरर, राइट। एरर हमें क्या करना है, स्टडी करना है, एरर पढ़ना है। सबसे पहले समझना है कि एरर क्यों अराइज हो रहा है, राइट, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है या इसका जो यूज है, क्यों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों लिखते हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। पहली चीज मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई कर दे रहा, मैं ये बता दे रहा कि जब भी हम किसी चीज को मेजर करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उससे एरर को हमेशा रिमूव नहीं कर पाओगे। मिनिमाइज कर सकते हो पर एरर रिमूव नहीं कर पाओगे। 100% एरर हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। उसके बाद मैं लिखा दूंगा क्या तरीका होता है, कैसे ऐड करते, कैसे सब्ट्रैक्ट करते, वो सारी चीजें। बट मैं ये क्यों कह रहा हूं कॉन्फिडेंटली कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एरर को मिनिमाइज जरूर कर सकते हो पर कभी भी हटा नहीं सकते। समझो, जैसे मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, एक लाइन खींची हुई है। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है। अब इस लाइन का लेंथ मुझे क्या करना है, मेजर करना है, राइट। इस लाइन का लेंथ मुझे मेजर करना है। तो लाइन के लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्केल चाहिए। अब स्केल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग टाइप कहने का मतलब है मिनिमम वो कितनी वैल्यू क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एक ऐसा स्केल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, मीटर को मेजर कर सकते हैं। मतलब उसमें जितनी रीडिंग दी है वो मीटर्स में दिया है, 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से। मीटर से स्मॉलर रीडिंग उसमें नहीं गिवन है। तो मेजर करने का तरीका ये होगा कि पहले हम क्या करेंगे, इस स्केल को ऐसे रखेंगे और इसके 0 को सेट करेंगे लाइन की एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कहां तक जा रहा है। तो हमने बोला ये 0 है, लेट से ये बोल दिया मैंने 1 मीटर, ये बोल दिया मैंने 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से। तो जितनी रीडिंग्स इसमें हैं वो किस में दी हुई है, मीटर में। अब हमने क्या किया, 0 को सेट किया इधर पे एक लाइन पे, और देखा दूसरे साइड ये कहां पे आ रहा है। जैसे हमने इसको दूसरे साइड देखा, हमने देखा कि ये 2 और 3 के बीच में कहीं पे आ रहा है। ना तो एग्जैक्टली 2 के ऊपर और ना ही एग्जैक्टली 3 के ऊपर, राइट। 2 और 3 के बीच में कहीं आ रहा है। अब अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इस लाइन का लेंथ कितना है, तो अब इसका आंसर तुम अपने अपने इंट्यूशन के हिसाब से क्या करोगे, दोगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये लगेगा कि सर ये लाइन मुझे 2 के ज्यादा पास दिख रहा है, तो हो सकता है वो आंसर देगा कितना, 2 मीटर। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर ये लाइन मुझे 3 के ज्यादा पास दिख रहा है, तो आंसर दे सकता है कितना, 3 मीटर। तुम 2.1, 2.4, 2.5 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुमने इस स्केल का यूज करके बोला सर 2.5, तो मैं तुमसे पूछूंगा ये 0.5 कहां से बता रहे हो, क्या इसमें 0.5 वाला लाइन गिवन है, राइट, नहीं गिवन है। तो तुम चाह के भी आंसर 2.5 नहीं बोल पाओगे। या तो तुम आंसर बोलोगे कितना, 2 मीटर, या आंसर बोलोगे कितना, 3 मीटर। कुछ भी बोलो, एरर तो है, राइट। ना तो एग्जैक्टली 2 है, ना तो एग्जैक्टली 3 है। लेकिन एक चीज हमें समझना है, इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, मिनिमम कितनी वैल्यू तुम रीड कर सकते हो, 1 मीटर। और जब हमने ये देखा तो इसमें जो एरर हो सकता है, राइट, एरर हो सकता है, वो कितने मीटर का हो सकता है, अरे 2 से 3 तक वेरी कर सकता है। तो लीस्ट काउंट की वजह से भी एक एरर क्या होता है, अराइज होता है। ध्यान रखना, लीस्ट काउंट, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीनों कनेक्ट होंगे। ये तीनों टॉपिक अनरिलेटेड नहीं है, ये तीनों टॉपिक क्या होंगे, रिलेट होंगे। तो पहली चीज, इसका लीस्ट काउंट 1 मीटर, और उतने का ही क्या हो सकता है, इसमें एरर भी हो सकता है। या तो तुम आंसर दोगे 2 मीटर, या आंसर दोगे कितना, 3 मीटर। गड़बड़ी होने की चांसेस कितने के हैं, 1 मीटर। तो जो गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं वही क्या कहलाता है, उसका एरर कहलाता है। तुमने सोचा सर एक काम करते हैं, दूसरा स्केल यूज करते हैं। ऐसा स्केल यूज करते हैं जिसमें मीटर के बीच में भी 10 लाइन खींची हो। अगर मीटर के बीच में 10 लाइन खींची होंगी तो हर एक जो ब्लॉक होगा, राइट, हर एक जो डिवीजन होगा वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू 10 सेंटीमीटर को। कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा भाई, 1 मीटर था, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट कितने कितनी वैल्यू हो गई, 10 सेंटीमीटर की वैल्यू हो गई। तो तुमने सोचा सर एक काम करते हैं, दूसरा स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तुमने यहां से दूसरा स्केल यूज किया, राइट। दूसरा स्केल ऐसा यूज किया जिसमें मीटर तो गिवन ही था, राइट, मीटर तो गिवन था,
पर मीटर के बीच में और फर्दर लाइंस खींची हुई थी, इसको 10 पार्ट में हमने और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। राइट, तो इमेजिन करो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 करते हुए 10 तक ये डिवाइड हुई। अब तुमने क्या किया, इसको मेजर करना शुरू किया। राइट, मेजर करना शुरू किया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते हुए इमेजिन करो कि 10 है। तुमने मेजर किया, तो मेजर करते समय जब तुम इसको क्या कर रहे हो, लाइन खींच रहे हो, तो तुमने देखा कि ये लाइन कहीं 3 और 4 के बीच में आ रहा है। राइट, ये लाइन कहीं 3 और 4 के बीच में आ रहा है। अब अगर तुमने इससे क्या किया, मेजरमेंट किया है और मैंने तुमसे पूछा कि अब बताओ इस लाइन का लेंथ कितना है, तो एक चीज तो श्योर है कि तुम 3 मीटर आंसर नहीं करोगे। तुम ये नहीं बोलोगे सर 3 मीटर, तुम ये बोल सकते हो श्योरिटी के साथ कि सर इस लाइन का जो लेंथ है वो 2 मीटर से तो ज्यादा है। फिर मैंने तुमसे पूछा 2 मीटर से कितना ज्यादा, तो फिर वापस तुमने क्या किया, वही आंसर दिया कि सर ऐसा है कि लाइन मुझे 3 और 4 के बीच में कहीं दिख रहा है। अब अगेन तुम्हारा इंट्यूशन काम करेगा। अगर तुमको ऐसा लगा कि ये लाइन 3 के ज्यादा करीब है तो तुम आंसर दोगे कितना, 2.3 मीटर। और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि ये लाइन 4 के ज्यादा करीब है, उसके ज्यादा नजदीक है, तो तुम आंसर दोगे 2.4 मीटर। अब ध्यान से समझो, तुम इस 2 मीटर के लिए तो बिल्कुल क्या हो, सर्टेन हो। राइट, बिल्कुल श्योर हो कि सर आंसर 2 मीटर से तो ज्यादा है, उस 2 के लिए तो मैं सर्टेन हूं। बट ये लास्ट डिजिट जो तुमने लिखा है 3 और 0.4, इसके लिए तुम अनसर्टेन हो। इसी से हम सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट को भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अरे आई बात समझ में? अब तुमने एरर को क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया है। या तो तुम आंसर 2.3 दोगे या तो आंसर क्या करोगे, 2.4 दोगे। अब जो तुम्हारा एरर होगा वो कितने का होगा, या फिर 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर का। एरर कम हुआ, क्या जीरो हो गया? नहीं। राइट, क्योंकि लास्ट डिजिट के लिए हम क्या है, अभी भी अनसर्टेन। तुमने सोचा नहीं सर, हम अब अगला ऐसा स्केल लेंगे जिसमें ये 3 4 5 6 जो लिखे हुए हैं उनके बीच में भी 10 डिवीजन होंगे। तो हर 10 सेंटीमीटर को अगर मैं 10 फर्दर डिवीजन में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो हर एक डिवीजन कितना बड़ा हो जाएगा, हर डिवीजन कितना बड़ा हो जाएगा, राइट, 1 सेंटीमीटर का। अभी जो डिवीजन है वो कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। उसको फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। तुमने सोचा एक काम करते हैं, ऐसे करते। अब देखो बेटा, मार्कर से ये पॉसिबल नहीं कि मैं इनके बीच में 10 डिवीजन वो करूं, तो मैं एक काम कर रहा, इसको ऐसे इमेजिन कर रहा कि 3 और 4 वाला जो पार्ट है इसको मैं इनलार्ज कर दे रहा, जूम कर दे रहा, ऐसे मानो। तो मैंने बोला कि ये स्केल इस तरह से है, जहां पे ये वाला पार्ट कहलाएगा 2.3 और ये वाला पार्ट कहलाएगा क्या, 2.4 मीटर, है ना। इस पार्ट को सिर्फ 2.3 2.4 को इनलार्ज कर दिया और इसको फर्दर मैंने क्या कर दिया है, इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब तुमने मेजर किया कि ये लेंथ कहां तक आ रहा है, तो जैसे ही तुम यहां पे पहुंचे, ये आ रहा है कहीं 5 और 6 के बीच में। क्या अब तुम आंसर 2.4 मीटर दोगे, राइट? तुम अब आंसर 2.4 मीटर नहीं दोगे, तुम बोलोगे सर 2.3 से तो ज्यादा है, 2.4 बोलने का कोई सेंस नहीं, लेकिन कितना ज्यादा है, तो तुमने देखा सर 5 और 6 के बीच में कहीं तो आ रहा है। अब अगेन तुम इसके लिए बिल्कुल श्योर हो कि सर 2.3 तो बिल्कुल श्योर हूं मैं, उससे तो ज्यादा ही, और उससे कितना ज्यादा है वो अगेन तुम्हारा इंट्यूशन काम करेगा, या तो तुम 5 या तो 6 दोगे। तो तुम्हारा आंसर अब हो सकता है या तो 2.35 मीटर या 2.3। अब भी इस लास्ट डिजिट के लिए तुम क्या हो, अनसर्टेन, राइट? ये वाला जो डिजिट है 5 और 6, इसके लिए तुम क्या हो, अनसर्टेन, और ये जो 2.3 है इसके लिए तुम क्या हो, सर्टेन। लेकिन अगर किसी ने 2.35 दिया, किसी ने 2.36 दिया, तो एरर हो सकता है कितने का, 0.01 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। जैसे जैसे तुम स्केल में लीस्ट काउंट कम करते जाओगे, एरर तुम कम करते जाओगे, पर अवॉइड नहीं कर सकते। लास्ट डिजिट के लिए तुम हमेशा क्या होते हो, अनसर्टेन। अब इनमें से किसी का वो आ सकता है, सर मान लीजिए अभी तो आपने ऐसी लाइन खींची हुई है कि 2 और 3 के 3 4 5 6 इनके बीच में आ रहा है, सर मान लीजिए एग्जैक्टली 5 के ऊपर आ जाए, तब तो हम सर्टेन हो गए। ऐसा लग सकता है, बट समझो बेटा, मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। अगर मान लो तुम्हें ऐसा लगा कि ये जो लाइन है, राइट, इसको जैसे तुमने क्या क्या खींचा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 5 के ऊपर आया,
तो तुम बोल सकते हो सर एकदम एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी 5 को, राइट, जहां पे ये 5 वाली लाइन खींची हुई है, इसी लाइन को अगर मैं इनलार्ज कर दूं, इमेजिन करो, वो लाइन तो खींची है ना, उस लाइन की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। इमेजिन करो इसी लाइन को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, इनलार्ज कर दूं, तो इस लाइन की मोटाई भी तो होगी कुछ ना कुछ। और यहां पे 5 का बिल्कुल माइन्यूट सा होगा, मान लो 0.1 मिलीमीटर का ही ये थिकनेस है। ये जो थिकनेस है लाइन की 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन है तो सही। अरे होगा या नहीं होगा? अब तुमको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो लाइन जिसको मेजर कर रहे हो वो यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, या फिर यहां पे आ रहा है? नो डाउट तुमने क्या कर दिया, रीडिंग बिल्कुल इसमें। सर बोलोगे सर 0.1 मिलीमीटर का क्या ही सिग्निफिकेंस है? ठीक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि किसको हम मेजर कर रहे हैं। अगर हम मान लो बहुत बड़ा लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 0.1 मिलीमीटर का जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं है। बट अगर मान लो थिकनेस ऑफ हेयर ले रहे हैं तो बेटा 0.1 मिलीमीटर भी तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो तुम कैसे बताओगे यहां पे आ रहा है या फिर यहां पे आ रहा है? इस लाइन के ऊपर भी आएगा तो भी 0.1 मिलीमीटर की गड़बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती? और अगर थिकनेस को बिल्कुल बारीक कर दें तो माइक्रोमीटर में गड़बड़ी हो सकती है, और कम कर दे हो सकता है पिकोमीटर में गड़बड़ी, बट गड़बड़ी तो कुछ ना कुछ होगी। इसलिए मैं यहां पे क्या कह रहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा कि अगर तुम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हो तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एरर को मिनिमाइज कर सकते हो पर उसको जीरो नहीं कर सकते। तो फिर आता है कि सर एरर पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? और मिनिमाइज करने से कितना मिनिमाइज करना है? तो पहली चीज तो बेटा इतना मिनिमाइज करना है जितने को हम इग्नोर कर पाए। कभी कभी वही एरर सिग्निफिकेंट होता है, कभी कभी वही एरर इनसिग्निफिकेंट होता है। सीधी सी बात है बेटा, मान लो मुझे यहां से लेकर रायपुर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, वो अप्रोक्सीमेट है 40 किलोमीटर। अगर तुमने उसको 39 या 41 क्या किया, मेजर किया, तो 1 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। पर अगर तुमने 40 किलोमीटर मेजर किया फिर बोला 39 मीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर 49 सेंटीमीटर इनका कोई सिग्निफिकेंस, तो उतना ऊपर नीचे चलता है। लेकिन अगर हम उसी की बात करें कि इस रूम का मुझे क्या करना है, लेंथ मेजर करना है, तो वो सेंटीमीटर भी सिग्निफिकेंट होगा। भले मिलीमीटर को तुम चाहो तो क्या कर सको, इग्नोर कर सकते हो। लेकिन उसी में मैं अगर बोलूं कि इस मार्कर की थिकनेस मुझे क्या करनी, मेजर करनी है, तो बेटा वो मिलीमीटर अब सिग्निफिकेंट होगा। अरे आया समझ में? तो कभी कभी उसी एरर को हम मिनिमाइज करते हैं इस लेवल तक कि वो उस लेवल से उसका क्या हुआ, सिग्निफिकेंस हट जाए। बट एरर पता होना चाहिए, राइट? एरर पता होना चाहिए। अब एरर क्यों पता होना चाहिए? सिंस हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें ये समझ में आ गया कि जो भी चीजें हम मेजर करने वाले हैं, और बेटा फिजिक्स हैं तो मेजर तो होगा ही, राइट? जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको तो हम मेजर करेंगे ही करेंगे, फिजिक्स का सीधा सीधा मतलब ही यही है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस चीज को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसमें कितनी गलती हो सकती है। क्योंकि अगर हमें गलती पता है तो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो लाइफ हो, तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। मैंने तुमको शायद पहले भी बोला है कि जो एरर है, जो गलतियां वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, राइट? जो भी एरर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं, जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, उसमें कितनी गलती है। अगर हमें गलती पता होगी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। यही रीजन है कि जब भी हम कोई भी चीजें मेजर करते हैं तो उसमें बताते हैं कि मैक्सिमम इसमें इतना एरर हो सकता है, राइट? कोई भी थ्योरी दी जाती है तो उसमें लिमिटेशंस बताए जाते हैं कि भैया इसमें ये लिमिटेशन है, क्योंकि अगर किसी थ्योरी में लिमिटेशंस नहीं बताए जाएंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा। एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, केमिस्ट्री में तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है क्या तुमने? सबसे पहले वो बिल्कुल पुराना मॉडल पढ़ा हुआ है तुमने, प्लम एंड पुडिंग मॉडल्स, राइट? जिसमें तुमने बोला है कि न्यूक्लियस बड़ा सा होता है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं। सही कि गलत है? गलत है। उसके बावजूद पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया? ताकि यह पता चले कि उस थ्योरी में क्या इंप्रूवमेंट किया गया। हालांकि तुमको पता है डाल्टन्स मॉडल, जो प्लम एंड पुडिंग मॉडल है, उसमें भी एक चीज सही है। मैं सही बोल रहा हूं ना? डाल्टन्स प्लम एंड पुडिंग वही है ना? थॉमसन, सॉरी थॉमसन, राइट? उसका जो प्लम एंड पुडिंग मॉडल है उसमें भी एक चीज सही है, क्या? न्यूट्रलिटी, कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसको रखा गया। बाकी फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके ये बताया
कि जो न्यूक्लियस होता है वो इतने बड़े साइज का नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, एक एटम के साइज का, एक एटम के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। शायद एनसीईआरटी में कहीं ये लाइन लिखी हुई है कि अगर एक फुटबॉल फील्ड को तुम क्या मानते हो, राइट, एटम का साइज, तो उसके मिड में एक सुई का जो नोक होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, न्यूक्लियस को। ये तुम्हें अंडरस्टैंड समझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे। जब तुमको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया गया, बेचारे ने एक्सपेरिमेंट किया, सोचो कितना डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है नहीं है? उसके बावजूद, लिखने के बावजूद हम क्या करते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद उसमें लिमिटेशन लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं लिमिटेशन? ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब हमें लिमिटेशंस पता होंगे, जब हमें पता होगा कि क्या क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। रदरफोर्ड में लिमिटेशन था या नहीं था? क्या लिमिटेशन था वैसे? रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था? स्टेबिलिटी नहीं बता पाते थे। कैसे? राइट, सीधा सीधा ये बोला गया कि उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चाहता हो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एक्सेलरेट है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी। तो एनर्जी अगर रिलेट कर रहे हैं तो घूमते 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 कहां जाके टकरा जाना चाहिए? ध्यान रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी है, मैं पढ़ाऊंगा। जनरली फिजिक्स के टीचर एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। और मैं ग्रेविटेशन भी पढ़ाऊंगा, मैं दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आएगा, सारी चीजें लिंक जुड़ेंगी बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। और एक और था उसमें लिमिटेशन, और सबसे मेन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर आया कौन? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रम में वो कर दिया, राइट, क्यों इस तरह से घूम रहा है वो भी सारी चीजें बता दी, लेकिन उसके बावजूद उसमें लिमिटेशन है या नहीं? तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना मैथ्स वो करने के बाद, जब उसने थ्योरी दी उसके बाद भी लिमिटेशन क्यों लिख रहे हैं? ताकि लिमिटेशन पता रहेगा तब तो तुम इसमें क्या करोगे, इंप्रूवमेंट लाओगे। क्या लिमिटेशन था वैसे बोर मॉडल का? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए था, और साथ में एटॉमिक स्पेक्ट्रम वहां भी आ रहे थे कुछ फाइन लाइंस। उसने ऑर्बिट बताया था, ऑर्बिटल। तो फिर आया क्या? क्वांटम। उसमें भी कुछ चीजें जिसमें हो सकता है एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ध्यान रखना है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं, कितना एरर हो सकता है, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। गलती होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज पढ़ोगे, कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई भी चीज कैलकुलेट करोगे, तो बेटा उसमें एरर तो होगा ही होगा। बट ध्यान ही रखना है उस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है पूरे फिजिक्स में। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर आता ही आता है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ ना कुछ उसमें गलती करोगे। 100% परफेक्शन से निकाल नहीं सकते, परफेक्शन के साथ नहीं निकाल सकते, और कोई गलती उसमें नहीं है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दे रहा, मेरे फर्स्ट ईयर का मॉडर्न फिजिक्स सब्जेक्ट था, उसका एक्सपेरिमेंट था प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। फर्स्ट ईयर में जो मॉडर्न फिजिक्स था मेरा, उसमें एक्सपेरिमेंट था, फाइनल एक्सपेरिमेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻34। मेरा जो आंसर आया था वो आया था 5.9 इंटू 10⁻34। अब तुम सोचोगे कि सर 5.9 तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ऐसा वैसा, 6.6 के आसपास आता। नहीं, इतना नहीं आता जब एक्सपेरिमेंट करने से। हाँ, इसमें मेरी भी कुछ गलती और आंसर एक्यूरेट हो सकता था, पर नहीं आया बिल्कुल। लेकिन हाँ, मार्क्स पूरे मिले थे, क्योंकि उनको पता है कि जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, किसी भी टाइप का वो करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ आंसर ऊपर नीचे हो सकता है। बस पता होना चाहिए कि कितनी गलती है उसमें, ताकि हम उसको और क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए। तो यही मैं यहां पे बताना चाह रहा, तुम कैसा भी स्केल यूज कर लो, कुछ ना कुछ माइन्यूट एरर तो उसमें होगा ही होगा। जिनको ये लग रहा होगा सर ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर उस लाइन की ही थिकनेस को मैं देखूं तो 0.1 मिलीमीटर, राइट, 0.01 मिलीमीटर, कुछ ना कुछ हो सकता है। अब वो यहां पे आ रहा है कि यहां पे आ रहा है कि यहां पे आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो हो सकता है माइक्रोमीटर में गड़बड़ी हो सकता है पिकोमीटर में गड़बड़ी हो। अरे आ रही बात समझ में? तो एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते फॉर दिस सिंपल रीजन। होता है कि सर एरर है क्या? तो क्या है बेटा, जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं तो हमें समझ में आया कि हम एक्चुअल कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ एरर तो होगा। तो एरर को सीधा सीधा डिफाइन किया जाता है कि जो भी उसकी ट्रू वैल्यू है और जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है वही कहलाता है क्या? एरर। जहां पे टीवी क्या लिखा हुआ है? ट्रू वैल्यू। और ये क्या लिखा हुआ है? मेजर्ड वैल्यू।
यहां पे जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल सा, इससे मैं लीस्ट काउंट को भी रिलेट करूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर को भी रिलेट करूंगा, और एरर तो रिलेट हो ही रहा है, ध्यान रखना है। तो एक काम करो, पहले थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लो ताकि चीजें बाद में समझ में आए, फिर मैं बता रहा कैसे। देखो बेटा, जब हमने क्या कर लिया, ये देख लिया है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी की एक्चुअल वैल्यू देखते हैं, ट्रू वैल्यू देखते हैं और हम उसको मेजर करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, एरर। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है भाई इसकी लेंथ अगर मान लो मुझे मेजर करनी है इस व्हाइट बोर्ड की, तो मैं इसके एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा हो सकता है कम मेजर कर लूं, या हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा। तो जो एरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे ये देखना है कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। अब जनरली क्या होता है, जब भी हम टाइप्स बोलते हैं तो सीधा सीधा बोलने लगते हैं कि सर ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है। नहीं, हमें ऐसे चीजों को नहीं पढ़ना है। हमें देखना है कि अगर हम किसी चीज को कैटेगराइज कर रहे हैं, किसी चीज का टाइप देख रहे हैं, तो किसके बेसिस पे देख रहे हैं, राइट, किसके बेसिस पे। हमेशा जब टाइप्स देखा जाता है तो बताया जाता है कि भाई किसके बेसिस पे आप ये टाइप्स बता रहे हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा ले सकते हैं हम कि अगर मुझे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करना है, राइट, तो क्लास में जितने स्टूडेंट हैं मैं उनको 3 या 4 कैटेगरी में अगर डिवाइड करना चाह रहा हूं तो उसके लिए अलग अलग बेसिस हो सकता है। पहला बेसिस हो सकता है कि बेस्ड ऑन जेंडर, राइट, मेल्स को एक तरफ कर दो, फीमेल्स को एक तरफ कर दो। ये हो सकता है बेस्ड ऑन टी शर्ट के कलर, जितने ये बजरंग दल वाले इनको अलग कर दो, जिन्होंने जो नहीं उनको अलग कर दो। हो सकता है बेस्ड ऑन चश्मा, स्पेक्स, जो चश्मा लगाए इधर बैठो, जो चश्मा नहीं लगाए इधर बैठो। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है। बेस्ड ऑन मार्क्स। तो जब भी हम कैटेगरीज देखते हैं या जब भी टाइप्स देखते हैं, किसी के बेसिस पे देखा जाता है, और ये जरूरी है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, जब मैं वेव्स पढ़ाऊंगा, मैंने जनरली देखा है जब मैं पूछता हूं टाइप्स ऑफ वेव, तो लोग कुछ भी बोलना शुरू करते हैं, सर ये मैकेनिकल है, ये नॉन मैकेनिकल है, कोई बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल है, कोई बोल रहा है ट्रांसवर्स है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं टाइप्स ऑफ वेव, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा सर किसके बेसिस पे। क्या वो वेलोसिटी और पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेसिस पे है, तो अलग कैटेगरी हो जाएगी। क्या वो मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग कैटेगरी हो जाएगा। क्या वो एनर्जी एंड मोमेंटम के ट्रांसफर के बेसिस पे, तो अलग कैटेगरी हो जाएगा। अलग अलग बेसिस पे टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। अरे आ रही बात समझ में? बिल्कुल उसी तरह से अगर मुझे टाइप ऑफ एरर देखना है तो मुझे बताना पड़ेगा किसके बेसिस पे। यहां पे हम 2 बेसिस ले रहे हैं। एक ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट, किस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको हम लिख रहे हैं, उसके आधार पर हम देख रहे हैं। और दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्या हमें सोर्स या डायरेक्शन पता है या नहीं पता। क्लियर है ये? तो पहले हम देख रहे हैं टाइप ऑफ एरर, राइट, टाइप ऑफ एरर, और ये देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस टाइप से हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम कहेंगे कि यहां पे 2 टाइप के एरर हैं। पहला है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव स्लैश परसेंटेज। मुझे पता है कहीं के रिलेटिव परसेंटेज अलग लिखा हुआ है, मैं उनको एक ही मानता हूं, राइट, उसको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। अब इनका मीनिंग क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन पहला हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, राइट, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में सीधा जो डिफरेंस है वही हो गया उसका एब्सोल्यूट एरर। एक एग्जांपल, मान लो इस बोर्ड की ट्रू वैल्यू है 3 मीटर, पर मैंने क्या किया, स्केल लिया और मेजर किया 2.9 मीटर, तो मैंने कितने का एरर किया है, 0.1 मीटर। तो सीधा सीधा जब मैं 0.1 मीटर क्या करूंगा, लिखूंगा, ये हो गया क्या, एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ ऑफ बोर्ड। सीधा सीधा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, सीधे वैल्यू। एक चीज ध्यान देना है, जब मैंने बोला एब्सोल्यूट एरर ऑफ द बोर्ड तो मैंने लिखा 0.1 मीटर। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है। अब यह भी हो सकता है बेटा, कभी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू तुमको कभी ना पता चले। जैसे जब ये बोर्ड यहां पे लगवाया गया तो जिसने भी लगाया, जिसने बनाया, क्या मैंने उससे ये पूछा कि भाई ये बता कि इसकी ट्रू वैल्यू या ट्रू लेंथ कितना है? नहीं, ऑन एन एवरेज उसने बता दिया कि 8 मीटर वाला बोर्ड है ये मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि ट्रू मीटर ऑफ दिस, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, मैंने उससे कभी भी नहीं पूछा। मुझे क्या मतलब था, मैंने बस पूछा कि भाई कितना है, कितना कॉस्ट लगेगा, फिट कर देगा नहीं करेगा, अपने काम की चीज पूछे, बस खत्म।
तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू तुमको कभी पता ना चले। अब क्या करेंगे, अब एरर कैसे निकालेंगे? तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम बहुत सारी क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं और उस रीडिंग की एवरेज वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। आया समझ में? अब एक्सपेरिमेंट अगर मान लो कर रहे हैं, लेट्स से मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसके लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है, तो कैसे उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं एब्सोल्यूट एरर की तरफ। राइट, सबसे पहला हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं सीरियल नंबर, जितनी ज्यादा रीडिंग उतना बेटर। राइट, एक तरफ सीरियल नंबर, फिर दूसरी तरफ हम क्या लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ए से। ये अलग अलग हो सकता है। जब रीडिंग ले लेंगे उसके बाद हम लेंगे क्या, ट्रू वैल्यू। अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता तो ट्रू वैल्यू उसी की एवरेज वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। जब हम क्या कर लेंगे, ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो अब हमें निकालना होगा क्या, एरर, कि भाई एरर कितना। तो एरर लिखेंगे क्या, डेल्टा ए से। तो जहां पे ए लिखा है वो हो गई उसकी रीडिंग और जहां पे डेल्टा ए हो गया वो हो गया उसका एरर। राइट, चेंज इतना ऊपर नीचे हो सकता है। और डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमने किसको लिया है, एवरेज को, माइनस मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, ए। तो मान लो हमने यहां पे 4 या 5 रीडिंग ले ली, लेट्स से 1 2 3 4 5 इस तरह से रीडिंग ले ली। तो इनकी रीडिंग पहली हो गई A1, दूसरी A2, तीसरी A3, A4 एंड ये अलग अलग रीडिंग। अब मुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू निकाल लूंगा और उसी को कंसिडर कर लूंगा क्या, ट्रू वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 डिवाइड बाई, ये हो गया मेरी एवरेज वैल्यू। अब मुझे पता है कि लेट्स से इसकी लेंथ है 2 मीटर, इसका 3 आया, इसका 5 आया, इसका 1.8 आया, इसका 9 आ गया, इस तरह से अलग अलग रीडिंग आ गई। तो इसकी मैं एवरेज वैल्यू निकाला, एवरेज आ गया मान लो कितना, 5। तो बेटा एक 1 मीटर, एक 5 मीटर, एक 4 मीटर, एक 5 मीटर, 1.85, तो सब में कुछ ना कुछ क्या है, एरर है। तो हम क्या करेंगे, फिर एरर निकालेंगे। तो पहले में एरर आया लेट्स से कितना, डेल्टा A1, दूसरे में डेल्टा A2, राइट, इसी तरह से डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5। ये हो गई पहली रीडिंग में एरर, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। ये प्लस भी हो सकता है और हो सकता है जीरो भी हो, और ऐसा भी तो हो सकता है। अब समझो, अगर मेरे पास ये आ गया है ना, तो मैंने तुमको एक टास्क दिया था। टास्क ये दिया था कि इस बोर्ड की लेंथ को, बोर्ड की लेंथ को तुमको क्या करना है, मेजर करना है। तो तुमको पता है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले हर बार रीडिंग सही नहीं आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 से 5 रीडिंग ले रहे हैं। तो वही 5 रीडिंग ली तुमने। अब जब तुमने 5 रीडिंग ली तो तुमको पता है सब में कुछ ना कुछ एरर भी आ रहा है। तो अब तुम आके मुझे आंसर ऐसे कभी भी नहीं बताओगे, सर पहले की रीडिंग है 4 मीटर, पहले में एरर है 0.1 मीटर का, दूसरे की रीडिंग है 6 मीटर, उसमें है 2.1 मीटर की रीडिंग। ऐसे नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे पूछूंगा भाई ये मत बता मेरे को ये बता कि एवरेज वैल्यू इसकी कितनी आई है। तो तुम क्या करोगे, एवरेज वैल्यू बताओगे सर 5 मीटर आया है। फिर मैं पूछूंगा अगर इसमें तुमने कैलकुलेट किया है, इसको मेजर किया है, तो कुछ ना कुछ एरर भी आया होगा, बताओ एरर कितना है। तो अगेन तुम इस तरह से बताना शुरू कर दोगे, सर पहले में एरर है 0.1 का, दूसरे में 0.2 का, तीसरे में -0.1 का, दूसरे में -0.3 का। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे एरर भी का क्या जानना है, एवरेज। मैं ये नहीं जानना चाह रहा पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, नहीं, मुझे एरर का भी क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा एवरेज लेते हैं एरर का भी। अब ये एरर का एवरेज कैसे लेना है, अगर तुमने यहां पे सीधा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ऐड किया ना तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा A1, A2 कैसे निकाल रहे हो, एवरेज से डिफरेंस लेके। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव तो कुछ वैल्यू सब कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब एरर भी हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो हम लेते हैं मॉड से, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 इस तरह से डिवाइड बाई जितने भी नंबर्स हैं। अरे आया समझ में। और इतना सब कुछ करने के बाद हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। ये बेसिकली मैं तुम लोग को एक प्रैक्टिकल कॉपी ही समझा दे रहा, सीधा सीधा ऐसे ही रहता है। फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि भाई इसका जो लेंथ है वो है ए एवरेज और उसमें इतना एरर है, विथ एरर बताया जाता है। और विथ एरर को लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, इस प्लस माइनस का मतलब है जब तुम बोलते हो ना कि इसका लेंथ मेजर करो, तो तुम लेंथ मेजर करते हो सर 5 मीटर है और 0.2 मीटर ऊपर या नीचे हो सकता है। जब तुम सर्टेन नहीं हो तो ऐसे ही बोलते हो ना, सर 0.2 मीटर ऊपर या नीचे हो सकता है। तो ये उसी ऊपर या नीचे को रिप्रेजेंट करता है, प्लस या माइनस। हो सकता है इतना ऊपर हो जाए, ज्यादा हो जाए, या हो सकता है इतना कम हो जाए। अरे ऐसा समझ में।
तो इस तरह से जो वैल्यू को लिखी जाती है, यहां पे जो डेल्टा ए एवरेज लिखा हुआ है, यही क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ये सीधा सीधा बता रहा है कि 10 मीटर इसका लेंथ है और 0.1 मीटर ऊपर या नीचे हो सकता है। मतलब हमारा आंसर 9.9 से लेकर 10.1 तक वेरी कर सकता है, इतना ज्यादा या इतना कम। समझो बेटा, तुम ये सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते सर इतना ही ज्यादा है, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है। अगर तुमको पता ही होता कि सर इतना ज्यादा है तो उसको माइनस कर देते, तुमको पता होता सर इतना कम है तो तुम उसको क्या करते? ऐड कर देते। बट दिक्कत वही तो है कि इतना ऊपर या नीचे हो सकता है, हमें नहीं पता कि ऊपर होगा या नीचे होगा। आई बात समझ में? इसलिए हमेशा क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। एक और चीज ध्यान रखो, जब भी एरर को बताया जाता है किसी भी रीडिंग में, तो एरर को हमेशा मैक्सिमम बताया जाता है। मैक्सिमम करना है यही बोल रहा मैं कि सर मैक्सिमम एरर करना है, नहीं। जो एरर मैक्सिमम हो सकता है हमेशा क्या करते हैं? वही बताते हैं कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने क्या किया, इस बार फिजिक्स का टेस्ट दिया। फिजिक्स के टेस्ट में तुमने क्या किया? क्वेश्चन 45 थे, 45 में 5 छोड़ दिए, 40 अटेम्प्ट किए। अब जब तुम घर आओगे तो तुमसे पूछा जाएगा भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर कितने क्वेश्चन है, तो तुम अगर आंसर की नहीं मिला तो तुम बोलोगे सर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 30 तो लगभग 32 तो क्या है? सही है, 8 मैक्सिमम गलत हो सकते हैं। तो हमेशा जो गलती हो सकती है क्या बताते हैं? मैक्सिमम। कि सर मैक्सिमम अगर गलत होगा तो 8 गलत होगा, उससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता, कम हो सकते कोई दिक्कत नहीं। क्या कभी आके ऐसे बताते हो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 सही है, मिनिमम 10 गलत होंगे? अरे ऐसे बताया कभी? सर गलत तो होगा, मिनिमम 10 तो गलत होगा ही होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर पूरे हो सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं। तो एरर हमेशा मैक्सिमम बताया जाता है, किया नहीं। ये नहीं बोल रहा कि किया जाता है, मैक्सिमम बताया जाता है। अरे आई बात समझ में? ये हमारा क्या? एब्सोल्यूट एरर। नोट करो इसे। मान लो मैंने तुमसे बोला कि मैंने क्लास को क्या किया? 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों को मैंने क्या किया? टास्क दिए थे अलग अलग, राइट? अब मैंने बोला जो ग्रुप ए है उनको बोला लेंथ मेजर करके आने के लिए, और इसी तरह से ग्रुप बी है उनको भी लेंथ मेजर करके आने के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि किसने कितना एरर किया है वो देखना। ग्रुप ए आया और उसने बोला सर हमारा जो एरर है वो है लेंथ में 50 मीटर का, प्लस माइनस 50 मीटर। ग्रुप बी आया और उन्होंने बोला कि सर हमारा जो एरर है वो है प्लस माइनस 100 मीटर का। तो एक गलती कर रहा है कितने का? 50 मीटर ऊपर नीचे हो रहा है, दूसरा ग्रुप 100 मीटर ऊपर नीचे कर रहा है। अगर मुझे अगली बार कोई मेजरमेंट करवाना है तो किस ग्रुप को चूज करना बेटर होगा? किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? किसने? ए को जिसने मैंने क्या किया है? दिया था टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो लेंथ मेजर करने के लिए, वो दिया था 1000 मीटर का, 1000 मीटर का। जबकि बी वालों को मैंने दिया था जो लेंथ, वो दिया था 10,000 मीटर का। क्या अब भी तुम्हारा आंसर है? किसने ज्यादा अच्छा मेजरमेंट किया यहां पे? बी ने। समझो हुआ क्या? जब मैं सिर्फ तुम्हें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बता रहा, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर बता रहा, तो एब्सोल्यूट एरर बताने मात्र से ये हमें समझ में नहीं आएगा कि जो एरर है वो कम है या ज्यादा है। सिर्फ एब्सोल्यूट एरर का कोई सेंस नहीं बनता जब तक तुम उसके साथ ओरिजिनल वैल्यू ना बताओ। क्योंकि अगर तुम यहां पे क्या करो, चेक करो बेटा, अगर मैं इसमें क्या करूं, ऐसे निकालू कि 50 मीटर का एरर हुआ है कितने में? 1000 मीटर में, राइट? तो यार है कितना? 1/200, सॉरी 1/20। जबकि अगर इसमें हम क्या करें, चेक करें, तो हम बोलेंगे 100 मीटर का की गड़बड़ी हुई किसमें? 1000 मीटर में। तो यार है कितना? 1/100। इसका मतलब ये हुआ है कि 20 में 1 का एरर है, जबकि इसमें 100 में 1 का एरर है। ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसका है? ग्रुप बी का है। सिर्फ एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू से हमें यह समझ में नहीं आएगा कि वो मेजरमेंट अच्छा है, खराब है, वो एरर ज्यादा है या कम है। हमें उसके साथ साथ यह भी बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर मैं इसी को रिलेटिव टर्म में बता दूं या मल्टीप्लाइड बाय 100 करके परसेंटेज टर्म में बता दूं, तो तुम सीधा सीधा ये देख के बता सकते हो कि कौन सा एरर ज्यादा है और कौन सा एरर कम है। अरे आई बात समझ में? ये बिल्कुल वैसा ही हो गया बेटा केस। पूरा क्लास दो पार्ट में डिवाइड है ना। इस पूरे क्लासरूम को मैंने 2 पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और दोनों को मैंने बोला एग्जाम देने के लिए। कौन से एग्जाम है, कितने मार्क्स का, वो नहीं बताया मैंने।
मैंने बोला इस ग्रुप ने 70 मार्क्स क्या के स्कोर किए हैं, जबकि इस ग्रुप ने 50 मार्क्स स्कोर किए। किसका ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है? एग्जैक्टली बता नहीं सकते, राइट भाई। हो सकता है इस ग्रुप ने जो एग्जाम दिया है उसमें टोटल मार्क्स ही कितने का था, 50, और इन्होंने जो एग्जाम दिया वो था 100 मार्क्स का। अरे आ रही बात समझ में? तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बताने से कभी कभी सिग्निफिकेंस नहीं होता उसका, उससे पता नहीं चलेगा। हमें यह भी बताना पड़ेगा आउट ऑफ व्हाट। लेकिन हां, अगर मैं परसेंटेज बता दूं, मैं सिर्फ ये बता दूं कौन से एग्जाम है, क्या एग्जाम है, कितने नंबर का था, ये नहीं बताऊं। मैं बोलूं इस ग्रुप ने 37% स्कोर किए हैं और इस ग्रुप ने 60% स्कोर किए। अब कितने मार्क्स का था, क्या था, ये बताने की जरूरत नहीं। 60 मार्क्स अगर स्कोर किए तो बेटर ही परफॉर्मेंस है। अरे आई बात समझ में? तो हमारे पास जब एब्सोल्यूट एरर है इस तरह से, तो कुछ चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। एब्सोल्यूट एरर का भी अपना सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो तब जब पूरी वैल्यू बताई जाए। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे टाइप से भी एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं क्या, रिलेटिव एरर। या अगर मैं उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। मैं इनको एक ही साथ रिप्रेजेंट करता हूं। अगर कभी हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, जो भी एरर है डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। और अगर मुझे क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो सिंपल इसको क्या कर देंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एग्जांपल वही ले लेते हैं, जैसे पहली रीडिंग जो हमारी थी, राइट, लेट्स से a प्लस माइनस डेल्टा ए का, वो था कितना, 1000 मीटर की रीडिंग थी और 50 मीटर का उसमें क्या था, एरर। इसी तरह से जो सेकेंड है हमारे पास, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ये 10,000 मीटर की रीडिंग थी और 100 मीटर का एरर था। समझो, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और ये उसकी क्या है, रीडिंग। अगर मैं इसी को रिलेटिव एरर निकालना चाहूं तो हो जाएगा क्या, 50 मीटर डिवाइड बाय 1000 मीटर, कितना, 1/20। तुम एक चीज और ध्यान दे सकते हो, यहां पे किसी भी टाइप का कोई यूनिट नहीं है। अगर मैं इसी में क्या करना चाहूं, परसेंटेज एरर निकालना चाहूं, तो इसी को 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड, एरर आ गया कितना, 5%। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां पे रिलेटिव एरर निकालना चाहूं तो 100 डिवाइड बाय 1000 मीटर, मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/100। अगर मैं इसी में परसेंटेज एरर निकालना चाहूं तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1%। हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट एरर में यूनिट होता है, राइट, जबकि परसेंटेज या रिलेटिव एरर में कोई यूनिट नहीं होता। तो एब्सोल्यूट एरर का फायदा क्या है, सिर्फ यूनिट देके, सिर्फ एरर देके तुम्हें समझ जाओगे किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। मैंने बोला 20 किलोग्राम का डिफरेंस है या 20 किलोग्राम का एरर है, तुम समझ जाओगे मास की बात हो रही है। 1 न्यूटन का क्या है, एरर है, तुम समझ जाओगे फोर्स की बात हो रही है। 3% का एरर है, सिर्फ एरर से समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात हो रही है। अरे आई बात समझ में, राइट, इसको भी लिख लो, एब्सोल्यूट, राइट। एक नोट लिखना है यहां पे, एब्सोल्यूट एरर, absolute error has unit, absolute error has unit, whereas relative or percentage error, relative or percentage error are unitless, क्या बेटा, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर आर यूनिटलेस। पूरा क्या लिखा है मैंने, एब्सोल्यूट एरर हैज यूनिट वेयर एज रिलेटिव और परसेंटेज एरर आर यूनिटलेस, सिंपल से। इसी टाइप से टाइप्स ऑफ एरर हमें क्या करना है, फिर से देखना है। तो सेकंड हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर फिर से, राइट। बट इसमें हम ले रहे हैं बेसिस कि कहां से वो अराइज हो रहा है, सोर्स, एज वेल एज उनका डायरेक्शन हमें पता है कि नहीं पता। डायरेक्शन कहने का मतलब है जो एरर है वो बढ़ जा रहा है अचानक से, या एरर कम हो जा रहा है, इस तरह से चीजें।
राइट, बढ़ जा रहा है कम हो जा रहा है, सॉरी ये गलत तरीके से तुम समझ सकते हो इसको, इंटरप्रेट गलत तरीके से कर पाओगे, बढ़ना या घटना इसको ऐसे छोड़ दो। एरर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। हो सकता है किसी का लेंथ हम क्या कर पा रहे हैं, बार बार मेजर कर रहे हैं, ज्यादा मेजर हो जा रहा है, बार बार मेजर कर रहे हैं, कम मेजर हो जा रहा है, तो डायरेक्शन का मतलब यहां पे ये हो गया है ना। तो टाइप्स ऑफ एरर देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, की सोर्स हमें पता है या नहीं पता है, एंड डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा डायरेक्शन का बोलना। अब इसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, दो एरर देख रहे हैं। पहले का नाम है सिस्टमैटिक और दूसरे का नाम है रैंडम। नाम से हमें समझ में आ रहा है सिस्टमैटिक मतलब जिसमें हमें सोर्सेस वगैरह पता हो, डायरेक्शन हमें पता हो कि ये बार बार बढ़ के वैल्यू आ रही है या बार बार वैल्यू घट के आ रही है। जबकि रैंडम एरर ऐसे एरर है जिसमें हमें सोर्सेस का कोई नॉलेज नहीं है, अचानक से हो जा रहे हैं, बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा ही हमेशा या घटेगा, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, एग्जैक्टली उसका सोर्स क्या है वो हमें नहीं पता होते। तो इसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, दो देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं सिस्टमैटिक एरर, राइट, पहला देख रहे हैं सिस्टमैटिक एरर, राइट, डेफिनेशन लिख लो, समझाते जा रहा हूं। इसमें लिखना है एरर्स फॉर विच डायरेक्शन एंड सोर्सेस are known is called systematic error, is called systematic error। अब सिंस इसमें हमें डायरेक्शन या फिर सोर्सेस क्या है पता है, तो इसको हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। हमें पता है क्या सोर्स है तो हम उस सोर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके या सोर्स में करेक्शन करके रिप्लेस किया जा सकता है और एरर को घटा सकते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर भी क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर में पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। सिस्टमैटिक एरर में पहला है हमारे पास क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से समझ में आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से जो एरर होता है, जो एरर अराइज होता है, वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। डेफिनेशन लिखना है थोड़ा सा। एरर ड्यू टू faulty instruments, error due to faulty instruments are called instrumental error, are called instrumental error। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो यहां पे कोई लाइन खींची हुई है और हमें क्या करना है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो स्केल लेंगे। अब उस स्केल में जीरो इधर क्या करते हैं, सेट करते हैं, राइट। जीरो इधर सेट करते हैं, फिर देखते हैं 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरह से। बट हमें पता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स काफी भूखे रहते हैं जो स्केल को एक तरफ से खाना शुरू कर देते हैं। अब अगर उन्होंने स्केल को एक तरफ से क्या किया, ब्रेकफास्ट में चबा गए हैं, तो स्केल कुछ इस तरह का दिख रहा है, अरे है या नहीं। अब जहां पे जीरो था वो उसको खा चुके हैं नाश्ते में। अब इसको अगर सेट करें तो करें कैसे, राइट। अगर ये पूरा होता तो तुम एग्जैक्टली इसको जीरो से सेट करते, फिर देखते कि 1 2 3 इस तरह से कहां पे आ रहे हैं। बट इतना पार्ट चबाया हुआ है तो हम इसको क्या, इस लाइन को जीरो पे सेट कर पाएंगे सही तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है, सोर्स दिख रहा है हमें, अरे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, तो हमें दिख रहा है कि भाई इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से यहां पे क्या आ रहा है, एरर अराइज हो रहा है। जो भी एरर अराइज होगा वो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से। तो क्या करना है, सीधा सीधा इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, और उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, खराब इंस्ट्रूमेंट या गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें हमें क्या करना है, एक बहुत बढ़िया जहां से न्यूमेरिकल एक्चुअली आ सकते हैं वो देखना है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का भी एक टाइप होता है विच इज नोन एज जीरो एरर। अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे जीरो एरर का नाम सुनकर, राइट। जीरो एरर एक टाइप का एरर है जो किसका टाइप है, इंस्ट्रूमेंटल एरर।
अब नाम सुन के ऐसा लग सकता है कि जीरो एरर का मतलब कोई एरर, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो एरर का मतलब क्या है समझो। तुमने देखा होगा इस तरह से, अगर तुम लैब गए होगे, कोरोना वाले तो लैब भी नहीं गए हैं, अगर तुम लैब गए होगे तो तुमने देखा होगा कि लैब में गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर सब रखे होते हैं। मान लो गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल उठाते हैं, तो यहां पे ऐसे रीडिंग होती है 0 1 2, इधर पे -1 -2, इस तरह से। अब समझो बेटा, अगर ये गैल्वेनोमीटर किसी के साथ अटैच नहीं है, किसी सर्किट का पार्ट नहीं है, तो कायदे से होना ये चाहिए कि जो पॉइंटर है वो कहां पे होना चाहिए, 0 पे। पर हमें पता है, हम सब अपने अपने लैब जाके देख चुके हैं, ये बेचारा थका हारा यहां पे अटका हुआ है। अरे होता ही नहीं होता जर्नलिस्ट से, राइट। स्प्रिंग के खराबी की वजह से इसमें हम कोई इनपुट नहीं दे रहे, फिर भी इसका पॉइंटर यहां पे आके अटका हुआ है, राइट। मान लो 1 पे आके अटका हुआ है। अब अगर तुमने इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो रीडिंग कितनी दिखाएगा, 2 फ्लो कराया तो रीडिंग कितनी दिखाएगा, 3 की। हो सकता है कि स्प्रिंग इस तरह से खराब हुआ है कि तुम इसमें कोई इनपुट नहीं दे रहे, फिर भी आके अटक गया है कहां पे, -1 पे। इस तरह की सारी चीजें देखी हमने। अब इसमें अगर तुमने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया तो ये आके कहां रीडिंग दिखाएगा, 0। तो रीडिंग गलत दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम किसी भी टाइप का कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो रीडिंग 0 नहीं दिखा रहा है, नॉन जीरो रीडिंग दिखा रहा है, उसको कहते हैं क्या, जीरो एरर। नाम कंफ्यूजिंग या मिसनॉमर कह सकते हो, एक गलत तरीके का नाम है। ऐसा लग सकता है कि जीरो एरर है, लेकिन जीरो एरर का सीधा सीधा मतलब है कि जो रीडिंग कायदे से 0 होनी चाहिए वो 0। तुमने कई बार इस तरह भी देखा होगा, कोई वेइंग मशीन है, अगर उसमें कोई नहीं खड़ा है तो 0 पे होनी चाहिए, कोई नहीं खड़ा फिर भी वो 200 ग्राम दिखा रहा है। अब जाकर अगर तुम उसमें खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा वेट प्लस एक्स्ट्रा 200 ग्राम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। कहीं कहीं ऐसा ये वेइंग मशीन है -200 ग्राम दिखा रहा है, अरे दिखा रहा है। तुम उसमें खड़े होगे तो तुम्हारी रीडिंग जो होगी उससे 200 ग्राम क्या होगा, कम दिखाएगा। हालांकि कोई फर्क पड़ना नहीं तुम मोटे लोगों में, पर फिर भी अरे हो सकता है एरर या नहीं हो सकता है ना। इसको हम कहते हैं जीरो एरर, और यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। बट जीरो एरर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अरे परेशान मत हो, क्या सिंपल सी चीज है, राइट। तो पहला है हमारा क्या, पॉजिटिव जीरो एरर। भूल के मत सोचना जीरो पॉजिटिव होता है या जीरो नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हम यहां पे कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं तो रीडिंग क्या दिखा रहा है, वो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, समझो, राइट। ये 0 है, 1 2 -1 -2, हमने इसमें कोई रीडिंग नहीं दी है, फिर भी यहां पे जाके अटका हुआ है, ये कहला जाएगा क्या, पॉजिटिव जीरो एरर। अब अगर तुम इसमें रीडिंग लोगे तो इसमें ट्रू वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, साथ में वो एरर भी तो ऐड होगा। भाई मान लो ये 1 एम्पियर में जाके अटका है, अब तुम अगर 1 एम्पियर की रीडिंग वो करोगे, इनपुट दोगे, तो रीडिंग कितनी दिखाएगा, 2 एम्पियर का इनपुट दोगे तो रीडिंग कितनी दिखाएगा, 3। ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर तुमने रीडिंग ली R1 तो इसमें ट्रू वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव एरर जुड़ा जाएगा। अगर तुमने सेकंड रीडिंग ली तो अगेन ट्रू वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, उसमें एरर भी आ जाएगा, होगा ही नहीं होगा। अब अगर मान लो तुमको ये नहीं पता कि जीरो एरर कितना है, राइट, मान लो तुमको नहीं पता, तुम सीधा सीधा तुमको बता दिया कि एक गैल्वेनोमीटर में 5 एम्पियर की रीडिंग है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर भी था, तो तुम समझ जाओगे कि इस 5 एम्पियर में दोनों कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू और कुछ ना कुछ, पर कितना है वो मैंने। तो जीरो एरर अगर तुमको क्या करना है, हटाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है 2 रीडिंग का डिफरेंस ले लो, राइट, दोनों रीडिंग का डिफरेंस ले लो। अगर तुम यहां से दोनों रीडिंग का क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, R2 - R1, तो ये एरर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और तुम्हें दोनों वैल्यू का क्या मिलेगा, डिफरेंस। इंडिविजुअल रीडिंग एरर के साथ था, बट रीडिंग का जो डिफरेंस है वो एक तरीके से क्या है, एरर लेस। अरे आई बात समझ में बेटा। इसी तरह से नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकता है, राइट, नेगेटिव जीरो एरर। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कोई इनपुट नहीं दे रखा है, उसके बावजूद ये रीडिंग किधर है, नेगेटिव में, मान लो यहां कहीं पे अटका हुआ है। अब अगर तुम क्या करोगे, इसमें रीडिंग लोगे तो उससे उतना एरर क्या हो जाएगा, बार बार माइनस होगा। भाई अगर इसमें 1 एम्पियर तुमने दिखाया तो रीडिंग कितनी दिखाएगा, 0 का, क्योंकि 1 में से ये 1 माइनस हो गया। अगर तुमने 2 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया तो रीडिंग कितना दिखाएगा, 1 का,
क्योंकि 2 एम्पियर ट्रू वैल्यू है और ये -1 का जो एरर था वो माइनस हो जा रहा है। तो इसमें अगर तुम रीडिंग लोगे तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू वैल्यू 1 माइनस जो भी वो 0 एरर होगा। इसी तरह से अगर R2 लोगे तो ट्रू वैल्यू माइनस एरर। तो रीडिंग में तो एरर होगा ही होगा। अगर तुमको इसको एरर फ्री करना है, एरर लेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दूं, गधे। अभी भी क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना होगा। अगर मैं अभी भी क्या कर लूं, इनका डिफरेंस ले लूं, तो ये माइनस और ये माइनस 2 बार हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो रीडिंग मिलेगी क्या तुम्हें, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। तो इसी चीज को देख के हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं कि अगर कहीं पे 0 एरर है तो 0 एरर को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 2 रीडिंग्स का डिफरेंस ले ले। 2 रीडिंग का डिफरेंस लोगे, 0 एरर वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अरे आई बात समझ में, राइट। लिखो से 0 एरर का डेफिनेशन लिखा दो, राइट। 0 एरर का डेफिनेशन लिख लो वहां पे। When input is 0, when input is 0 for an instrument, but output is non-zero, then it is known as zero error। क्लियर है ये? चलो नोट करो इसे। लिखना है तुम्हें, the best way to remove a zero error, is to take the difference of two readings, right? चाहे वो पॉजिटिव 0 एरर हो, चाहे वो नेगेटिव 0 एरर हो, तुम रीडिंग लेके क्या कर सकते हो, 2 रीडिंग का डिफरेंस लेके क्या कर सकते हो, उस 0 एरर को हटा सकते हो। अरे यार समझ में, एक न्यूमेरिकल लिखना है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बढ़िया भी है। इसमें लिखना है, इन Ohm's law experiment, the emitter is accurate, but the voltmeter has zero error. The emitter is accurate, but the voltmeter has zero error. Full stop. Calculate the zero error if the readings for two different conditions are 1.75 ampere, 14.4 volt and 2.75 ampere, 22.4 volt, 22.4 वोल्ट। ये 2 रीडिंग दी हुई है। पहले में वोल्टेज इतना, करंट इतना, दूसरी रीडिंग में वोल्टेज इतना और करंट इतना। तुमको बताना है इसमें 0 एरर की वैल्यू कितनी है। चलो आओ देखो इधर, समझो बेटा और ध्यान समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। एससीवी का है। मुझे ये बताओ, V वर्सेस I का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन।
राइट। V वर्सेस I का ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ तो बढ़ा दिया ना, राइट। इस तरह से बोल सकता हूं मैं, और इसका स्लोप क्या देगा मुझे? राइट, रेजिस्टेंस देगा। अब मैं रेजिस्टेंस, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं चाहूं तो किससे निकाल सकता हूं? V बाई I से। अरे निकाला जा सकता है। या मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं किससे? डेल्टा V बाई, अरे निकाला जा सकता है, राइट। तो मैं चाहूं तो डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा I से निकालो। मैंने इसी चीज को डिफरेंशिएशन में भी क्या किया, डिस्कस किया, इसी चीज को ग्राफ में भी डिस्कस किया। हर चीज जुड़ता जाता है। अरे टॉपिक जुड़ते हैं, रैंडम यहां वहां ये सारी चीजें मत पढ़ा करो, सीक्वेंस में पढ़ो तो समझ में आएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। अब दिक्कत यह है बेटा कि अगर मैंने V बाई I से या इससे निकाला तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि जो वोल्टेज है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि जो वोल्ट मीटर है वो कैसा है, राइट, जीरो एरर है। कितना है वो नहीं पता। तो अगर तुमने यहां से क्या किया, V1 बाई I1 या V2 बाई I2 से क्या किया, वैल्यू निकाला, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो आएगा विथ एरर। अरे आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मैंने रेसिस्टेंस निकाला किससे, डेल्टा V बाई डेल्टा I से, अरे निकाल सकता हूं। तो डेल्टा V बाई डेल्टा मतलब V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। तो देखो करंट में तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, वोल्टेज में दिक्कत थी। वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकालता तो गड़बड़ हो जाता। पर अगर मैं दो वोल्टेज का डिफरेंस ले लूं तो ये एरर फ्री हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही बात है ना? तो यहां पे जो वोल्टेज हम ले रहे हैं वो क्या है, हैज एरर, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगा विथ एरर। बट जब मैंने क्या कर लिया, डिफरेंस ले लिया, तो ये एरर फ्री हुआ या नहीं हुआ? और करंट तो वैसे भी एरर फ्री था, कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर ये एरर फ्री है, ये एरर फ्री है, तो रेजिस्टेंस एरर फ्री आएगा या नहीं आएगा? राइट, सही से बोलना चाहिए, एररलेस। समझ में आया ये? तो मैंने वही किया, पहले मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, V2 माइनस V1 22.4 माइनस 14.4 कर दूं, कितना आ जाएगा, राइट, 8 वोल्ट डिवाइड बाय I2 माइनस I1 कर लूं, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो कितना आ गया, 8 ओम। अरे तुमसे रेजिस्टेंस निकालने नहीं बोला था उसने, जीरो एरर निकालने बोला था। रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर तुमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो तुम ट्रू वोल्टेज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? तो तुमने यहां से क्या किया, निकाला ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, IR। जो रेजिस्टेंस है एरर फ्री है, करंट एरर फ्री है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से वोल्टेज भी एरर फ्री आएगा। आई बात समझ में? इसको लिख लेना तुम चाहो तो। अब मान लो मैंने करंट ये ले लिया 1.75 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम। कितना आ जाएगा ये, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो ये आ गया 0.75 का मतलब 3/4 ऑफ 8 6, तो कितना आ गया 14 वोल्ट। भैया मल्टीप्लाई कर लेना जिनको नहीं समझ में आया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो ये आ गया, फिर 8 को 0.75 से तो मल्टीप्लाई करोगे, 0.75 मतलब 3/4, 3/4। 8 का 3/4 कितना, 6, तो 8 प्लस 14 वोल्ट। तो ये वैल्यू एरर फ्री आया है, ये ट्रू वैल्यू एक तरीके से। अरे आया समझ में? तो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए था 14, दिखा रहा है कितना, 14.4, तो जीरो एरर कितने का? तो तुम कहोगे भाई जीरो एरर जो है वो हो जाएगा सिंपल, जो रीडिंग है माइनस ट्रू वैल्यू है। 14.4 माइनस 14 कितने का? तुम इसी को चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो सेकंड से। 8 को 2.75 से मल्टीप्लाई करो, 22 आ जाएगा। अरे आएगा? 22 को क्या कर दो, माइनस करो, 22 एक्चुअल वैल्यू है और दिखा कितना रहा है, 22.4, तो जीरो एरर कितने का? क्लियर है ये? ध्यान रखना मैं कुछ बोल रहा हूं। सेम यही क्वेश्चन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से करवाऊंगा, और उस टाइम पे बन जाना चाहिए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कैसे याद रखना है, कैसे रिवाइज करना है। अरे आया समझ में? ये आया समझ में कि नहीं आया? है ना? ये हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ध्यान रखना क्या बच गया, अभी सिस्टमैटिक एरर का दूसरा टाइप भी है। एक काम करते हैं, 5 मिनट का टाइम लेते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, है ना? क्यों फालतू उसको एरर को वो छोड़ के रखे, थोड़ा सा बचा हुआ है।
है ना, मेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट यही था। एक काम करो जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से, तुरंत देखो बेटा, सिस्टमैटिक एरर का ही दूसरा टाइप होता है, राइट। पहला टाइप हमने क्या देख लिया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। हालांकि जब एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर और पर्सनल एरर करके अलग अलग लिखा हुआ है, पर तुम दोनों को क्या कर सकते हो, एक साथ समझ सकते हो। ऑब्जर्वेशनल एरर देख के दोनों का जो तरीका होता है लगभग सेम होता है। तो हम इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, राइट। हम चाहें तो उसको पर्सनल एरर बोल सकते हैं खुद की गलती की वजह से, या एक्सपेरिमेंटल एरर बोल सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आ रहा है। तो दोनों काफी क्लोज हैं, दोनों को हमने ऑब्जर्वेशनल एरर में कर दिया। अब ये गड़बड़ी हो रही है बिकॉज हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, या हमारी कुछ पर्सनल गलती वहां पे हो रही है, पर्सनली चीजों को हम क्या कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका सही तरीका हमको नहीं पता है। इसमें कई चीजें आ सकती है, राइट, इसमें कई चीजें आ सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है पैरेलैक्स का। अगर मान लो इस तरह से रीडिंग है ना, कि ये जो स्केल है ऐसे, अब जब तुमको इस रीडिंग को देखना, अगर तुम साइड से ऐसे करके क्या करोगे, देखोगे तो ये कुछ अलग दिखेगा। मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूं, यहां पे होना चाहिए, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, इधर से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। इनको अगर एक्यूरेट देखना है तो बिल्कुल सामने से देखना चाहिए, है ना। तुमने शायद इसको ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम गाड़ी वगैरह चलाओ या उसमें फ्यूल कितना है कितना नहीं है, उस इंडिकेटर को देखो तो साइड से देखोगे तो तुमको लग सकता है अरे फ्यूल बिल्कुल कम है या ज्यादा है, लेकिन जब एग्जैक्टली सामने से देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां पे आ रहा है, राइट। तो रीडिंग जब हम क्या करते हैं, साइड से ऐसे देखते हैं तो कुछ गड़बड़ दिख सकता है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। ये पर्सनल एरर एक तरीके से, हम चाहे तो इसको बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। अरे बोल सकते हैं ना कि भाई ऑब्जर्वेशन गलत तरीके से कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है, राइट, केमिस्ट्री में, कि मान लो जैसे तुमने पिपेट वाला एग्जांपल वो किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, किया ही नहीं किया। अब ये जो फ्लास्क है इसमें इस तरह की क्या है, रीडिंग्स ऐसे बनी हुई है, राइट, इस तरह से रीडिंग बनी हो, और इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। जब लिक्विड हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं तो लिक्विड इस तरह के शेप में ऐसे भरा होता है, राइट। इस तरह के शेप को हम बोलते हैं क्या, मेनिस्कस, राइट, मेनिस्कस। ये कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स दोनों शेप का हो सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अब जब तुम क्या करोगे, मेनिस्कस इस तरह से बन रहा है ये, तो हो सकता है कि ऑब्जर्व करते समय कोई इस रीडिंग को क्या करे बताए। अगर मैंने पूछा कि भाई कितना फ्लूइड भरा हुआ है, तो कोई हो सकता है इस रीडिंग को बताए कि यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है। अगर किसी ने इसको यहां से क्या किया, ऑब्जर्व किया अपर वाले पार्ट को, तो ये तरीका ही क्या है, गलत है। हमेशा ऑब्जर्व करना होता है किसको, लोअर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस को। ये आंख है बाय द वे, जो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या है मतलब कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे मेनिस्कस इस तरह से हो तो मेनिस्कस के हमेशा लोअर पार्ट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। अदरवाइज अपर पार्ट को रीड करोगे इतने का एरर आएगा। तो रीडिंग हमेशा किसकी ली जाती है, लोअर पार्ट ऑफ मेनिस्कस। ये एक तरीका का, अगर किसी को नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन एरर कर सकते हो। अरे कह सकते नहीं कह सकते, है ना। तो पर्सनल एरर भी हो सकते हैं। ये सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया, एक ही कैटेगरी में कर दिया। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं कि लेट से तुम क्या कर रहे हो, टाइम पीरियड निकाल रहे हो एक पेंडुलम का। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका सिंपल क्या है कि तुमने क्या किया है, यहां पे पेंडुलम लेके तुम खड़े हो और बगल में अपने दोस्त को तुमने क्या कर दिया है, एक स्टॉप वॉच रखा दिया है, और तुमने उसको बोला भाई ऐसा है कि जैसे मैं इसको रिलीज करूं और ये आगे जाके वापस एक चक्कर लगा के यहां पे पहुंचे, वैसे स्टॉप वॉच बंद कर देना। तो यहां से वहां तक जाना और वापस आने में जितना टाइम लगेगा इसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अब तुमने उसको वॉच दबा दिया, तुम यहां से इसको क्या कर दिया, छोड़ चुके हो, पर भैया वो ऑब्जर्वेशन कहीं और ले रहा है। अरे हो सकता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन कहीं और है। अब वो यहां से सिंपल पेंडुलम यहां तक पहुंच चुका है, तब तक उसका ध्यान नहीं है। अचानक से देखा कि अरे एक्सपेरिमेंट भी करना है, इसने स्टॉप वॉच चालू किया। अब जो आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है गलत आएगा। तो ये एक तरीके का क्या है, राइट, ऑब्जर्वेशनल या पर्सनल एरर है। हटाने का तरीका पता है, सोर्स पता है हमें, दोस्त बदलो एरर हट जाएगा, राइट। अरे आ रही बात समझ में। इसी तरह से कैलिब्रेशन भी गलत कर सकते हैं। ये टर्म सुना है तुमने कभी, कैलिब्रेशन, राइट। कैलिब्रेट अगर गलत तरीके से कर दिया, एक सिंपल सा तरीका बता रहा, कैलिब्रेशन का एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बता रहा। तुमने वो देखा है वेइंग मशीन, तराजू आजकल डिजिटल आते हैं,
अरे आते नहीं आते। अब हो सकता है उसमें शक्कर नापना हो सकता है बड़ा सा कोई लौकी या कुछ सब्जी रखनी हो। अब दोनों के तरीके अलग अलग है। मान लो शक्कर को करना है तो कंटेनर में करके रखोगे ना तुम उसमें, और लौकी को कंटेनर में डालने की जरूरत नहीं, तुम सीधा वेइंग मशीन के ऊपर रख सकते हो। अब मान लो उस वेइंग मशीन में तुमने लौकी या कुछ भी चीज क्या किया, तौला, तो पहले 0 सेट करते हैं ना, 0 सेट करके 1 kg तौल लिया, अब इसको हटा लिया। अब उसी के तुरंत बाद कोई शक्कर लेने आया तो शक्कर को तो कंटेनर के साथ रखोगे। अब अगर उसने क्या किया, वो 0 सेट है, क्या किया उसमें, कंटेनर में शक्कर उठा के रख दिया, तो क्या वो शक्कर तुमको सही दे रहा है, चीनी गलत दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ चीनी के साथ साथ कंटेनर का भी वेट तो क्या हो गया, ऐड हुआ। तो उसको करना क्या चाहिए था, पहले उस कंटेनर को वेइंग मशीन में रखना चाहिए था, और फिर एक बटन है जिसको दबाता तो वो 0 हो जाता। वो एक बहुत 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 सिंपल क्या है, एग्जाम्पल है कैलिब्रेट करने का। उसको चीजों को क्या करना चाहिए, कैलिब्रेट करना चाहिए, है ना। पहले उस कंटेनर को रख दो और उसको सेट कर दे कितने में, 0 में, तो हम बोलेंगे वो कैलिब्रेट हो चुका है। अब उठाए शक्कर अब कर दो, फिर शक्कर को हटा के जैसे कंटेनर को हटाएगा अब वो माइनस में आएगा। वो अब क्या सीधा उसमें तरबूज रखना शुरू कर दे वो, नहीं। अब फिर हटाने के बाद फिर उसको 0 पे सेट करना पड़ेगा। ये क्या है, कैलिब्रेशन। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक एग्जांपल बता दे रहा, पीएच मीटर, राइट। एक पीएच मीटर होता है जो पीएच को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, चेक करता है। तो वो ग्लास का बना होता है इस तरह से, आगे में इस तरह का ग्लास बल्ब होता है। अब अगर तुमने क्या किया, इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया और फिर निकाला और तुरंत बेसिक में डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग क्या करेगा, गलत देगा। करना क्या चाहिए, सबसे पहले सही तरीका होता है इसको निकालते हैं, न्यूट्रल वाटर से या डिस्टिल वाटर से रिंज करते हैं, और रिंज करके फिर डिस्टिल वाटर में डाल के इसको सेट करते हैं किसमें, 7 पे, राइट। पीएच मीटर में वैल्यू सेट करते हैं किसमें, 7 पे। फिर उठा के जो तुमको मेजर करना है वो मेजर करो, अदरवाइज ये रीडिंग क्या करेगा, गलत देगा। ये बोलते हैं कैलिब्रेट करना। अरे आया समझ में। अब अगर तुमने सही से कैलिब्रेट नहीं किया, एक तरीके का क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर है। एक्सपेरिमेंट करने में तुम क्या कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो। ये हो गया ऑब्जर्वेशनल, या तुम चाहो तो इसी में ले सकते हो क्या, एक्सपेरिमेंटल एरर। आया समझ में। तो कैलिब्रेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, गलत या पर्सनल एरर हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है, सिस्टमैटिक एरर का टाइप है, क्योंकि हमें पता है कि कहां कहां पे गड़बड़ी कर रहे हो और उसको तुम क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अरे आया समझ में, राइट। इस पार्ट में तुमको 2-4 मिनट रुकना है और प्रॉपर नोट कर लेना। इतनी सारी चीजें बताया है, सिर्फ इतना कैलिब्रेट करके वेशन लिख के और इतना लिख के छोड़ मत देना, है ना। 8-10 लाइन लिख लेना, क्योंकि अपने पे भरोसा रखो, आज नहीं तो महीने भर बाद भूल जाओगे, तो है ना। मैं थोड़ा बता दे रहा, बस लिखने का काम तुम्हारा, 5-10 मिनट का टाइम निकाल के लिख लेना। तो पहला हमने पढ़ा है क्या, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा हमारा एरर होता है क्या, रैंडम एरर। अब नाम से समझ में आ रहा है, ना तो हमें डायरेक्शन पता है और ना तो एग्जैक्ट सोर्स पता है। मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से बाहर बारिश का मौसम हो गया, तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया। क्या तुमको एग्जैक्टली पता है कि ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ गई, टेम्परेचर कितना चेंज हो गया क्या, राइट। और उससे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में कितना चेंज आ जाएगा। तो किसी भी टाइप के जो अचानक से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, वेदर का फ्लक्चुएशन, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से बिजली कड़की और वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गया। अरे होता है ना, बारिश के टाइम पे वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं जिस पे तुम्हारा वश नहीं है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और एग्जैक्ट डायरेक्शन वगैरह हमें नहीं पता होते, उनको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर, है ना। तो एक काम करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रैंडम एरर का डेफिनेशन लिख लो। थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, रैंडम एरर इसमें लिखना है, एरर which arises due to voltage, temperature, humidity, etc's fluctuation, right, are called random error, right? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं तीनों की वजह से, कोई भी फ्लक्चुएशन, किसी भी टाइप के फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, उनकी वजह से जो एरर अराइज होगा उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। आगे लिखना है, इन रैंडम एरर
exact source or direction is unknown. Exact source and directions are unknown. एक और लाइन लिखनी है फिर, to reduce और to minimize लिख लो, to reduce or to minimize the random error, to reduce or to minimize the random error, the only way is to take more number of readings, to take more number of readings. जितनी ज्यादा तुम रीडिंग लोगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एरर उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार रीडिंग लेते हैं. अब एक बार नीट में, पता नहीं किस एग्जाम में क्वेश्चन आया होता है ना. अब अगेन इसका कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, हम ऐसा एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं. हम ये बोल रहे हैं कि इफ रैंडम एरर इन वन रीडिंग is x, then random error in n reading will be x by n. राइट, कोई डायरेक्ट ऐसा लॉजिक नहीं, हम सिर्फ इस तरह से मानते हैं कि भाई जितने टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते जाएंगे, रीडिंग लेते जाएंगे, वो रैंडम एरर उतना ही कम होता जाएगा. इस तरह से पूछा हुआ था. क्लियर है ये हमारा क्या टाइप्स ऑफ एरर. कल की क्लास और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एरर देखने वाले, कब एरर ऐड होंगे, कब माइनस होंगे, जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे. क्लियर है ये? चलो, तो बाकी कंटिन्यू करेंगे बेटा अपन कल वाली क्लास में. थैंक यू.